गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो पिछले बार चैप्टर प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत मृदा के बारे में पढ़े थे, अध्ययन किए थे, उसी का आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे, अभ्यास देखेंगे। आप देखिए कि आप उस चैप्टर को कितनी अच्छी पूर्वक समझ चुके हैं और कितने अच्छे पूर्वक समझे हैं। अगर आप चैप्टर समझे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है टॉपिक को लेकर क्लियर हो गया होगा और आप अच्छी पूर्वक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो कुछ समय हम लेंगे और आप खुद मन में देखिएगा, ढूंढिएगा इसका उत्तर आप जानते हैं या नहीं। फिर उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे, इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर बताएंगे, समझाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, चाहे वह शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का हो, चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन का टाइप का हो। यानी तीनों स्टेप जो हैं हम अच्छी पूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर अपनी सरल भाषाओं में, सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप अगर चाहें तो उसे आप कॉपी पर पेन के द्वारा आप लिख सकते हैं ताकि आपके पास वह उत्तर लिखा हुआ उपलब्ध हो जाए। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला स्टेप आप देखिए क्या है कि स्टेप 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शीर्षक यहाँ लिखा हुआ है इकाई 1 का है प्राकृतिक संसाधन जो मृदा संसाधन के रूप में है। तो इसी का आज हम लोग अभ्यास का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। कुछ बीच से भी हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यानी ये 4 ऑप्शन जो हैं उनमें से आपको चूज करना है कि इन प्रश्न का उत्तर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ निम्नीकरण का शब्द समझिए। निम्नीकरण का अर्थ होता है मृदा का अपरदन होना, भू का क्षरण होना, नष्ट होना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आप उत्तर ढूंढिए कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। आप पढ़ें तो आप बता सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वह डी नंबर होगा। क्यों? यह अधिक सिंचाई, यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वह अधिक सिंचाई कारण बनता है। अधिक सिंचाई होने से ही पंजाब में भूमि का निम्नीकरण होता है, अर्थात मृदा का अपरदन होता है, भूमि का क्षरण होता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यानी सोपानी कृषि जो है यह एक पद्धति है, यानी कृषि करने का एक तरीका है। तो जो सोपानी कृषि है वह किस राज्य में प्रचलित है। तो ऑप्शन चारों देखेंगे। पहला है हरियाणा, दूसरा है पंजाब और तीसरा है बिहार का मैदानी क्षेत्र और चौथा है उत्तराखंड। अब इन चारों में से आप सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि आप बहुत बारीकी से पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं। चलिए इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका उत्तर डी नंबर होगा, अर्थात उत्तराखंड। फिर से क्वेश्चन देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है जो देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। क्योंकि मृदा के प्रकार आप पढ़े थे कि 6 प्रकार के होते हैं, उन्हीं 6 प्रकारों में से एक मरुस्थलीय मृदा भी आती है। तो वही आपसे प्रश्न किया जा रहा है, उसी टॉपिक से निकाला गया ये ऑब्जेक्टिव है और पूछ रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। यानी वह कौन सा राज्य है जहाँ बालू से निर्मित मृदा है। तो आप चुनिए इसमें। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो ये 4 ऑप्शन में इस प्रश्न का जवाब कौन होगा, क्योंकि प्रश्न का उत्तर यही दिखाई दे रहा है। आपको पकड़ना होगा कि इसका उत्तर कौन सही है, पहचानना होगा, क्योंकि आप अच्छे से पढ़े हैं। तो इसका जवाब जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, राजस्थान। क्योंकि राजस्थान जो है वहीं बालू प्रधान होता है, वहाँ रेत पाया जाता है, बालू पाया जाता है। इसलिए मरुस्थल का विस्तार जो सबसे अधिक है वह किस राज्य में होगा, तो वह राजस्थान में होगा। तो ये सही उत्तर हो गया। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न में आते हैं। चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था
कि कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनके प्रयोग करने से जीवों के प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाते हैं, और उसी में हम बताए थे। अब वहाँ से यह प्रश्न निकला है जो आप देखिए क्या कह रहा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? आ गया कि वह रसायन कौन है जो मेढक के प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने का काम करता है। तो इस ऑप्शन में देखिए, पहला है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा है एंड्रीन, चौथा है फास्फोरस। अब ये चार में से एक उत्तर सही है, बाकी तीन ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, गलत है। तो आप चूज कीजिए कि इसमें कौन सा उत्तर राइट है, सही है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वह एंड्रीन हो जाएगा, अर्थात सी नंबर। तो हम देखें ये चार प्रश्न का ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन। चलिए 25वां नंबर देखते हैं। 25वां नंबर क्या कह रहा है? 25वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। अब यहाँ आप दिमाग दौड़ाइए और जाइए कि आपको मृदा के प्रकार बताए थे 6 प्रकार, और उन 6 प्रकारों में से ये दूसरा प्रकार था काली मृदा, और उसी काली मृदा के टॉपिक से आपके अभ्यास में यह प्रश्न सेट किया गया है, और यह प्रश्न निकाला गया कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, हम ऑप्शन चारों इसलिए बोलते हैं ताकि आप उत्तर वहाँ ढूंढ लीजिए दिमाग में और रखिए कि मेरा उत्तर यह है, क्या मेरा उत्तर इन बताए गए उत्तर से मैच करता है। अगर मैच कर गया तो सही है, मैच नहीं किया तो आपका उत्तर गलत है। तो देखिए फिर से क्वेश्चन कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। चारों ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है बलुई मृदा, दूसरा ऑप्शन है रेगुर मृदा, तीसरा ऑप्शन है लाल मृदा, चौथा ऑप्शन है पर्वतीय मृदा। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा आपका बी नंबर, रेगुर मृदा। तो ये देख लिए, ये 5 क्वेश्चन जो था मल्टीप्लाई के रूप में था, 4 ऑप्शन के 7 प्रश्न थे, और इन चारों ऑप्शन को हम 5 प्रश्न के रूप में देखे, और पांचों प्रश्न आपके हर एक टॉपिक से निकाल कर आपकी स्टडी को, आपकी पढ़ाई को वो जांच लिया कि आप कितनी गहराई से, कितनी गंभीर से, कितने तन मन के साथ आपने स्टडी किया है, आपने पढ़ा है, और हम कितने मन से आपको पढ़ाए हैं। चलिए स्टेप 2 नंबर में आते हैं, जिसका शीर्षक क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। अब ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये छोटे स्तर का प्रश्न है, यानी छोटे स्तर का प्रश्न बना लिया गया, और आपसे यह जानना चाह रहा है कि क्या आप चैप्टर को अच्छी पूर्वक समझ पाए हैं। इसी संदर्भ में ये पहला प्रश्न आपका आता है, क्या आया? जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम लिखें। यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपसे प्रश्न जानना चाह रहा है कि वह कौन कौन से राज्य हैं जहां जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। फिर देखिए इसमें एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ छिपा हुआ है, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। यानी एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न छिपे हुए हैं। तो आप सोचिए और आप खुद उत्तर दीजिए कि जलोढ़ मृदा के विस्तार किस किस राज्यों में है, और उस जलोढ़ मृदा में कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं। थोड़ा सा हम समय आपको देते हैं और आप सोचिए इसका उत्तर। चलिए अब हम आपको बताते हैं। कह रहा क्वेश्चन जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम लिखें। तो बोलेंगे कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला नाम देंगे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश भी आ जाते हैं। तो ये सभी राज्य हैं जहां जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन था कि इस मृदा में अर्थात जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो इसका भी जवाब देंगे कि जलोढ़ मृदा में निम्नलिखित फसल लगाए जाते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, दलहन फसल हो गए,
जिसमें राहर हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया, खेसारी हो गया, ये सब आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद तेलहन पौधा लगाने का काम करते हैं जिससे तेल की प्राप्ति होती है, जैसे सूरजमुखी हो गया, जैसे मूंगफली हो गया, जैसे रेड़ी का पौधा का उत्पादन करते हैं तो सूरजमुखी का उत्पादन करते हैं, सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। तो ये सभी ऐसे फसल हैं जो जलोढ़ मृदा से प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग इसको टिक मार लेते हैं कि पहला प्रश्न कंप्लीट किए। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर। अब ये दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। आपको पढ़ाए थे कि समुच्च कृषि क्या है। आप वीडियो जो लोड किया गया उसे आप देखिए, जो आपका पढ़ाई क्लास लिया गया है। समुच्च कृषि क्या है? सिंपल जवाब देंगे इसका कि समुच्च रेखीय पद्धति के द्वारा जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे हम समुच्च कृषि कहते हैं। फिर से इसको समझिए, समुच्च रेखीय पद्धति के द्वारा जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे हम समुच्च कृषि कहते हैं। ये जो समुच्च कृषि होता है ये पहाड़ी इलाकों में कृषि करने की प्रणालियां होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर खेती करना मुश्किल होता है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में समुच्च कृषि पद्धति से ही कृषि की जाती है। तो आप दूसरा प्रश्न भी समझ गए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, पवन अप्रदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। प्रश्न समझिए पहले। कह रहा पवन अप्रदन। पवन अप्रदन समझ रहे हैं? पवन का अर्थ होता है हवा, वायु, और वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। तो जिस क्षेत्र में या जहां अधिक हवा का वेग जो है वह काफ़ी बवंडर मचाता है, यानी जिस क्षेत्रों में हवा ज़्यादा बहती है, ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा हवा प्रकोप फैला रही है, तो वैसे क्षेत्रों में यानी हवा के माध्यम से मिट्टी का कटाव होता है। तो जहाँ हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से मिट्टी का अप्रदन होता है तो उन क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद कीजिए पढ़ाए थे आपको, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पट्टिका कृषि। कौन सी कृषि? पट्टिका कृषि। अब समझिए कि पट्टिका कृषि क्या है। उत्तर तो यहीं तक होगा पट्टिका कृषि, लेकिन हम पट्टिका कृषि को भी समझ लेंगे, क्योंकि पूछ देगा 2 नंबर में पट्टिका कृषि क्या है। तो इसका आंसर देंगे कि फसलों के बीच में घास की पट्टियों के रूप में लगाई जाती है, जिससे मृदा की पोषक स्तर जो होती है वह संतुलन में आ जाता है, जिसे हम पट्टिका कृषि कहते हैं। अर्थात घास जो होते हैं वह फसलों के बीच में लगाकर जो खेती की जा रही है उसे हम पट्टिका कृषि कहते हैं। और यह इसलिए अपनाई जाती है जिससे मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वह क्या हो, उसकी पुनर्पूर्ति हो या उसे संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो हम ये तीसरा प्रश्न भी समझ गए। अब चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? यहाँ भी 2 क्वेश्चन। एक तो पूछा कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। हम आपको पढ़ाए थे, आप जाइए जलोढ़ मृदा में जाइए, तो जलोढ़ मृदा में हम आपको बताए हैं, वहीं से यह क्वेश्चन 2 नंबर का उठा लिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका जवाब दे रहे हैं कि भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यानी भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? तो भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। तो इसका पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो कहेंगे कि यहाँ की मृदा की निम्नलिखित विशेषता है। पहला पॉइंट देंगे कि यह बालू, स्लेट और
मृत्तिका से बनी होती है। दूसरा पॉइंट देंगे कि इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसका तीसरा पॉइंट देंगे कि इस मृदा में फसलों का उत्पादन स्तर ऊंचा रहता है, अर्थात अधिक फसल का उत्पादन किया जाता है। और इसका चौथा पॉइंट देंगे कि मृदा जो होती है यह पोषक तत्व से परिपूर्ण होकर फसलों के स्तरों को सुधारने का काम करती है। तो ये भी हम देख लिए कि यहाँ की मृदा की क्या विशेषता। अच्छा, इसमें एक शब्द का यूज किए, सिलिट। सिलिट क्या है? तो जो नदी होते हैं उन नदियों में जो अवसाद जम जाते हैं और फिर वही पानी का बहाव नदी के तटबंधों से ऊपर आना शुरू हो जाता है और भूभाग में फैलना शुरू हो जाता है, तो जो नदियों के द्वारा मिट्टी बहा कर लाई जाती है उसी में जीवों का अवसाद होता है। उसी अवसाद को हम क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। यानी नदियों का अवसाद, नदियों की जो गंदगी होती है वह क्या होता है? सिल्ट होता है। लेकिन वह मृदा की पोषक स्तरों को बढ़ाने का क्या करता है? काम करता है। तो हम देख लिए कि यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या प्रश्न कह रहा है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से निकाला है? ये क्वेश्चन जो आपका निकाला गया है ये जब हम टॉपिक पढ़ाए थे आपको मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन, तो मृदा संरक्षण प्रबंधन में पहला पॉइंट आपको बताए थे फसल चक्रण। तो उसी टॉपिक से यह शॉर्ट क्वेश्चन निकाला गया है। सबसे पहले आप जानिए कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, तो इसका जवाब देंगे कि फसल चक्रण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया संपन्न होती है और इस क्रिया से मृदा के अंदर नाइट्रोजन की पुनर्पूर्ति हो जाती है और इस प्रकार मृदा के अंदर पोषक तत्व पुनः वापस आ जाता है या मृदा के पोषक तत्व की पुनर्पूर्ति होते रहती है। इस प्रकार मृदा संरक्षण में फसल चक्रण जो होता है वह सहायक होता है। तो ये प्रश्न का उत्तर भी हम समझ गए, लेकिन इसमें से एक नया प्रश्न भी बन सकता है। प्रश्न से ही प्रश्न का निर्माण होगा। तो यहाँ से नया प्रश्न क्या निकलेगा कि फसल चक्रण क्या है। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि फसल चक्रण क्या है। तब क्या जवाब देंगे? तो इसका आंसर देंगे कि 2 धान्य फसलों के बीच एक दलहनी पौधा लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। फिर से समझिए, 2 धान्य फसलों के बीच एक दलहनी पौधा लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। जैसे आपको हम एक चक्र के रूप में बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दें हम गेहूँ, अब यहाँ चला तो मान लो लिख रहे हैं अरहर, फिर यहाँ चला तो यहाँ लिख दिए धान, फिर यहाँ चला तो यहाँ लिख दिए मान लीजिए चना और फिर यहाँ आ गया। अब आप यह देखिए कि यह एक चक्र की तरह चल रहा है। 2 धान फसल है, बीच में दलहन पौधा है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही खेत में और एक ही फसल बार बार आप लगाते हैं तो इससे मृदा की जो पोषक स्तर होता है वो समाप्त हो जाता है। तो वह मृदा बंजर होने का खतरे से उसको गुजरना पड़ जाएगा। तो इसलिए मृदा को बंजर ना होने दिया जाए, आपको फसल चक्रण पद्धति को अपनाना पड़ेगा। तो फसल चक्रण की परिभाषा आप समझ लिए। इसका परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं कि ऋतु के अनुसार फसल लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है और फसल चक्रण से ही मृदा के नाइट्रोजन की पुनर्पूर्ति संभव हो पाती है। तो हम इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी पूर्वक देख लिए। चलिए हम लोग तीसरे नंबर की ओर आते हैं और तीसरा स्टेप आता है लॉन्ग क्वेश्चन अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसको अच्छा समझिएगा क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डिफिनिट पूछ लेता है। एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट यहाँ से उठा ही लेता है। तो तीनों क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जलाक्रांतता
कैसे उपस्थित होता है, मृदा प्रदन में इसकी क्या भूमिका है। ये प्रश्न कहाँ से बना? देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप किताब के अभ्यास को देख रहे हैं तो उन क्वेश्चन को देखने के साथ हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि यह क्वेश्चन फलाने टॉपिक से क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जा रहा है। तो अब समझिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। ये क्वेश्चन आपका आया जब हम आपको पढ़ाए थे मृदा अप्रदन के कारण, जो बताया गया था प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। और मानव जनित कारण के अंतर्गत हम जलाक्रांतता शब्द को देखे थे। चलिए आज इसी प्रश्न को हम और अच्छी पूर्वक जवाब इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको उत्तर से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानिए कि जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है। इससे पहले आप जानिए कि जलाक्रांतता किसे कहते हैं। तो इसको समझिए आप कि जब हम फसलों को अधिक जलों से सिंचाई करना आरंभ कर देते हैं तो इन दृष्टिकोण से ही कई कारकों के माध्यम से एक नई समस्याएं जन्म लेती है जिसे हम जलाक्रांतता कहते हैं। अब समझिए कि प्रश्न कह रहा है कि जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है। इसको समझिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जब आबादी बढ़ रही थी तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़नी शुरू हो गई और उन आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता हो गया वस्त्र और भोजन। तो वस्त्र कहाँ से आएंगे और भोजन कहाँ से आएंगे, इसके लिए हम लोग मृदा पर निर्भर हो गए और मृदा से अधिक फसल के उत्पादन करने के लिए ही हम क्या किए, हरित क्रांति चलाने का कार्य किए। और इसी हरित क्रांति के क्रम में हम धड़ल्ले से अधिक रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशी और उसके बाद अधिक सिंचाई, इन सारे चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे इन्हीं उपयोगों के कारण मृदा की जो ऊपरी परत है उस पर आर्गजी नामक एक परत बनता चला गया और वह परत मृदा की ऊपरी परत को पपरी के रूप में निर्माण कर दिया। फिर हल्की सी हवा की झोंकें भी उन मृदाओं को उड़ाकर जहाँ तहाँ पहुँचा देने का काम किया। तो मृदा अप्रदन वायु के माध्यम से हो गया और जब वर्षा होने लगी तो उन जल की धाराओं से जो है मृदा का कटाव होना शुरू हो गया। तो ये जो सब कारण थे, इन्हीं सब कारणों से जो है मृदा के अंदर जलाक्रांतता का उत्पन्न होना कारण माना गया। और ये जलाक्रांतता जो उत्पन्न हुए, कई राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिला। कह सकते हैं कि कई राज्यों में जलाक्रांतता उत्पन्न हुई। जैसे इसकी समस्याएं थी, कहाँ समस्या थी, इसकी समस्याएं राजस्थान में आई, इसकी समस्या जो है पंजाब में भी आई, इसकी समस्या जो है आपका महाराष्ट्र में भी आया, इसकी समस्या जो है गुजरात में भी देखने को मिला, इसकी समस्या जो है झारखंड में भी देखने को मिला, इसकी समस्याएं जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, इसकी समस्या जो है उड़ीसा राज्य में भी देखने को मिला। तो ये जितने भी राज्यों के हमने नाम लिया और जो राज्य के नामों की चर्चा हमने किया, उन राज्यों में जलाक्रांतता जैसी एक भयावह प्रवृत्ति मृदा से संबंधित समस्या बनकर उपस्थित हुई थी। तो एक स्टेप तो हम जान लिए। दूसरा स्टेप कह रहा कि मृदा अप्रदन में इसकी क्या भूमिका है। तो बोलेंगे कि जलाक्रांतता का मृदा अप्रदन में निम्नलिखित भूमिका है। डैश देंगे। पहला पॉइंट बोलेंगे कि मृदा के अंदर अम्लता और लवणता की मात्रा को बढ़ा देता है। फिर दूसरा पॉइंट देंगे कि मृदा में क्षारीयता की मात्रा को बढ़ा देता है। फिर तीसरा पॉइंट देंगे कि मृदा के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीवों को नष्ट कर देते हैं। फिर चौथा पॉइंट देंगे कि मृदा के अंदर जो उर्वरा के रूप में नाइट्रोजन होती है, उन नाइट्रोजन को भी वह नष्ट कर देने का काम करता है। फिर पांचवा पॉइंट देंगे कि मृदा की पोषक तत्वों को क्षय पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, जिससे मृदा बंजर हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा के ऊपर जलाक्रांतता का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है और मृदा जो है वह धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती है। अतः मृदा को बचाने के लिए हमें जलाक्रांतता पर नियंत्रण करना आवश्यक है।
तो हम यह भी देख लिए कि जलाक्रांता कैसे उपस्थित होता है और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए हम लोग दूसरे एक प्रश्न की ओर आ रहे हैं। क्या कह रहा है? मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। आपको बताए थे मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन, वहीं से यह लॉन्ग क्वेश्चन निकाला गया है। चलिए फिर इसको हम समझते हैं कि कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो कहेंगे कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में किया गया, जिसका उद्देश्य था कि भारत के अंदर मृदा के अपरदन को किस प्रकार रोका जा सके, और मृदा अपरदन को रोकने के लिए ही यह बोर्ड का गठन किया गया था। और यह बोर्ड मृदा अपरदन पर रोकने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो मृदा संरक्षण करने के लिए हमें निम्नलिखित पद्धतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कहेंगे कि मृदा मानव के लिए 95% आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध कराती है, इसलिए मृदा को बचाना हमारा परम दायित्व और कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि मृदा के बचाव से ही मानव की सभ्यता और संस्कृति का भी बचाव हो पाएगा। इसलिए मृदा को मानव के लिए अमूल्य धरोहर माना जाता है। अब इन मृदा को बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय करेंगे। तो पहला पॉइंट देंगे फसल चक्रण। लिखेंगे फसल चक्रण, डैश देकर इसको डील करेंगे कि दो धान फसलों के बीच दलहनी पौधे को लगाकर अर्थात फसल चक्रण पद्धति को अपनाकर मृदा के अंदर पोषक तत्वों को पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं और मृदा को बंजर होने से बचा सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया वृक्षारोपण। अब इसको डैश देके लिखेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे के लगाने से मृदा हरियाली के रूप में एक नए अवतरित दृश्य दिखाई देगा और मिट्टी का जो कटाव होता है तीव्र वायु और तीव्र जल के द्वारा वह कटाव रुक जाएगी। तो वृक्षारोपण दूसरा हो गया। तीसरा आप कह सकते हैं रासायनिक उर्वरक का न्यायोचित उपयोग। फिर डैश देंगे और कहेंगे कम से कम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मृदा पर नकारात्मक प्रभाव नहीं उत्पन्न हो। फिर चौथा पॉइंट देंगे जैविक खाद का उपयोग। फिर डैश देंगे और कहेंगे कि जैविक स्रोतों से बनने वाले खादों को हम फसल के उत्पादन के क्रम में इसका उपयोग करेंगे, जिससे मृदा को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने का काम नहीं करेगा। जैविक खाद जैविक स्रोतों से बनाई जाती है, जैसे आपका हो गया बर्मी खाद हो गया, पत्ती खाद हो गया, गोबर खाद हो गया, कंपोस्ट खाद हो गया। अगर इन खादों का हम फसलों में खेतों में उपयोग करेंगे तो क्या मृदा पर साइड इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो जैविक खाद का उपयोग करेंगे। फिर आपका पांचवा पॉइंट जो है वो कहेंगे जैव कीटनाशी का उपयोग कर। फिर डैश देंगे और कहेंगे कि जैविक स्रोतों से जो कीटनाशी का निर्माण होता है हम उन्हीं कीटनाशी को मृदा अर्थात फसलों के उत्पादन में प्रयोग करेंगे, जिससे मृदा पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट कहेंगे पट्टिका कृषि पद्धति को अपनाकर, अर्थात फसलों के बीच में डैश देंगे, लिखेंगे फसलों के बीच में घास की पट्टियों को उगाकर हम मृदा की पोषकता को पुनः बहाल कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आपका आ जाता है, क्या आ जाएगा? वर्षा जल संचयन कर। फिर डैश देंगे और कहेंगे कि वर्षा की जलों को हम भूपृष्ठीय के रूप में संग्रहित करेंगे, जैसे नदी है, तालाब है, पोखर है, ये सब जल स्रोतों के रूप में हम इसको जल को संग्रहित करेंगे, ताकि आने वाले समय में इन्हीं जलों से हम फसलों की सिंचाई करेंगे, खेती करेंगे, जिससे हमारे पास जल की घोर कमी नहीं होगी और ना ही जल की व्यर्थ बर्बादी होगी। फिर आप अगला पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या अगला पॉइंट कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि रासायनिक कीटनाशी का कम से कम प्रयोग। फिर डैश देंगे, कहेंगे कि
उद्योगों से बनने वाले जो रासायनिक कीटनाशी होता है उसका कम से कम उपयोग करेंगे, जिससे मृदा पर कम से कम प्रभाव होगा। जैसे रासायनिक कीटनाशी के अंतर्गत DDT आ जाता है, तो अगर उसका हम ज़्यादा छिड़काव करेंगे तो वह मृदा को क्या करेगा, बुरा प्रभाव छोड़ने का काम करेगा, फिर फसलों को प्रभावित करने का काम करेगा, फिर जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनको भी प्रभावित करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह फसल चक्रण जो मृदा का संरक्षण और प्रबंधन होता है, उन प्रबंधन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो हम इस प्रकार से मृदा संरक्षण के वो पॉइंट को देखे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं समोच्च कृषि पद्धति अपनाकर डैश देंगे और कहेंगे कि समोच्च रेखीय पद्धति के रूप में पहाड़ी इलाकों में क्या करेंगे, खेती करने का काम करेंगे, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होगा। तो ये सभी विधियां हैं जिन विधियों के द्वारा हम मृदा के अपरदन को, भूक्षरण को रोकने का क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मृदा संरक्षण और प्रबंधन में इन्हीं सब विधियों को अपनाकर मृदा का बचाव करने का काम कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा भी क्वेश्चन लॉन्ग जो है वह कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग तीसरे लॉन्ग की तरफ आते हैं। तीसरा लॉन्ग क्या कह रहा है? तीसरा लॉन्ग कह रहा है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। फिर से देखिए क्वेश्चन, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पशुओं की कमी नहीं है, भारत में अधिक पशु है। जैसे आपको पढ़ाने क्रम में बताए थे कि विश्व में सबसे अधिक पशुओं की संख्या अगर पाई जाती है तो भारत में है। तो जब पशुओं की संख्या भारत में अधिक है तो भारत का अर्थव्यवस्था जो है वह और काफ़ी डेवलप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो यही क्वेश्चन जानना चाह रहा है हमसे। तो ये आपको पढ़ाए थे, टॉपिक याद कीजिए, पशुधन के रूप में, वही इसका यहाँ जवाब होगा। तो जवाब हम समझा रहे हैं, आप सुनिए या कॉपी कलम से फिर आप लिखिए, कलम से कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए समझते हुए। कहेंगे कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट देंगे कि भारत में पशु चारे के रूप में भूमि जो होता है वह मात्र 4% ही पाया जाता है, अर्थात पशुओं के लिए चारे की घोर कमी हो जाती है। तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट हम क्या देंगे? कहेंगे कि भारत में अच्छे चिकित्सक का अभाव है, अर्थात जो पशुओं की देखरेख करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनकी कमी है, जिससे पशुओं का रख रखाव अच्छी पूर्वक नहीं हो पाती है। फिर हम तीसरा पॉइंट देंगे कि पशुपालकों को प्रशिक्षण का कमी होना, अर्थात पशु कैसे पाला जाता है, पशु से संबंधित जो जानकारियां होती है पशुपालकों की घोर कमी होती है, जिससे वह पशुपालन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। फिर चौथा पॉइंट देंगे कि भारत में उच्च नस्ल के पशुओं की कमी मानी जाती है, और कमी है भी, क्योंकि उच्च नस्ल क्या है? साहिवाल है, जर्सी है, मुर्रा है, सुरती है, ये सब उच्च नस्ल के पशु हैं। लेकिन सभी पशुपालकों के बाद उच्च नस्ल के पशु उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, अर्थात इसके कारण भी अधिक पशु होने के बावजूद भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका नगण्य मानी जाती है। अगला पॉइंट देंगे हम, क्या कहेंगे? अगला पॉइंट के रूप में कहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पशुपालकों के प्रति उदासीन रहती है, अर्थात पशु पालने वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा सुविधाएं उन्हें उपलब्ध सरकार नहीं करा पाती है, जिससे पशुपालक पशु पालने की दौड़ से पिछड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहेंगे कि बिजली की कमी होना, अर्थात बिजली आज भी कई क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाई है, अगर पहुंची भी है तो बिजली दर बहुत महंगे होते हैं, जो गरीब किसान
उस दरों का भुगतान कर पाने में असमर्थ हो जाता है। अतः बिजली की कमी के कारण भी पशुपालक जो होते हैं वह पशुओं की अच्छी पूर्वक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती है। फिर आगे का पॉइंट हम दे सकते हैं, कहेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति पर पशुशाला का अभाव होना, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति पर पशुशाला का निर्माण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पशुपालक जो होते हैं अधिकांश गरीब होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए जैसे तैसे पशुओं को क्या करते हैं, पालने का काम करते हैं। तो यह डिमेरिट भी पशुपालकों के अंदर होता है, जिससे पशुपालक पिछड़ जाते हैं। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं कि भारत में पशुपालकों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, अर्थात जो भी पशु पालने वाले होते हैं सरकार उन्हें उत्साहित करने का काम नहीं करते हैं, जिससे पशुपालकों की हौसला पस्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम कह सकते हैं कि आज युवा लोग जो हैं पशुपालक के रूप में अपने फ्यूचर को नहीं तराशते हैं, क्योंकि उनमें उमंग, उनमें उत्साह जो है पशु को पालन को लेकर कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। तो यह भी हम पॉइंट कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पशुओं के लिए, ध्यान दीजिए, पशुओं के लिए एक अच्छा माहौल भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जहाँ पशुओं को पालते हैं वहाँ सुख सुविधाएँ जो हैं वह पर्याप्त रूप से नहीं रह पाती है या नहीं हो पाती है, जिसके कारण पशु कई समस्याओं से घिर जाते हैं और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः ये सभी कारण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। क्या हम इस प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं समझें? बिल्कुल समझ पाए। आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर वीडियो को पीछे ले जाकर आगे लाकर आप अच्छी पूर्वक समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसे लिखने का काम कर सकते हैं। चलिए अब देखिए आखिरी जो आपको जांचने के लिए ये जो है किताब के चैप्टर से 20 से क्वेश्चन बनाया गया है और शीर्षक दिया गया दम है तो उत्तर बताओ। यानी अगर आपने ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई को अध्ययन किया है तो आपके ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपकी जिह्वा पर होना चाहिए और फटाफट आप जवाब दे सकते हैं। तो आप देखिए कि कितने अच्छे से आप चैप्टर को समझे हैं। अगर इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाने में असमर्थ होते हैं तो मेरी एक सुझाव है कि इसके पहले वाले जो वीडियो हमने अपलोड किया प्राकृतिक संसाधन मृदा को लेकर, उसे आप बार बार देखते रहिए। जब आप बार बार देखेंगे तो उसके बीच से या कहीं से भी किसी भी टॉपिक से अगर प्रश्न बनाकर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बिल्कुल सही से उत्तर दे पाने के योग्य बन जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं दम है तो उत्तर बताओ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। यह प्रश्न कंपटीशन लेवल का है और कंपटीशन में कई बार उठाया है। आप समझिए कि देश का सबसे सर्वोत्तम कंपटीशन यूपीएससी में यह क्वेश्चन आया है कि मृदा के या मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं। बताइए इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि मृदा जैसे शुरू किए थे शुरू आरंभ में ही इसको बताने का कार्य किए थे। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं इसका आंसर कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को हम मृदा विज्ञान कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पेडोलॉजी कहा जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आइए। दूसरा प्रश्न क्या किया है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था। यानी यह ईस्वी सन पूछ रहा है। फिर से समझिए क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था। सोचिए, पढ़ाए हैं, बता चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा 1953 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1953 ईस्वी में। चलिए तो पहला क्वेश्चन भी देख लिए, दूसरा प्रश्न भी देख लिए, तीसरे प्रश्न की ओर आ रहे हैं। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है। यह भी पढ़ाया गया है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
इसका सही उत्तर होगा 8 भागों में। ध्यान दीजिए, पढ़ाने क्रम में हम आपको बताए थे कि दिल्ली एनसीईआरटी के ज्योग्राफी में साफ लिख दिया गया है और वर्णन किया गया है कि भारत में मृदा 8 प्रकार की पाई जाती है, किंतु आपके बिहार टेक्स्ट बुक में मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। तो इसलिए अगर आपके एग्जाम में आएगा कि मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताइएगा 6 भागों में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ दिया जाए तो फिर आपको 8 मारना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10वां 10th क्लास के बोर्ड में अगर पूछा तो हम कितने भागों को लेकर चलेंगे, 6 भागों को लेकर चलेंगे। लेकिन वही अगर प्रतियोगिता में पूछा, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा, एग्जाम में पूछा, तो आपको बताना है 8 भाग। तो क्लियर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर आइए। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? ये आपको वन चैप्टर में पढ़ना है और ये आपको मृदा में भी बताए हैं, मृदा में भी पढ़ना है। तो बताइए कि राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? इसका सही उत्तर होगा आपका 1952 ईस्वी। समझ में आ गया कि राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? 1952 ईस्वी। चलिए ये भी प्रश्न हम लोग देख लिए। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कितने भूभाग पर वन विस्तार होना चाहिए? ये भी आपको समझाया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 33%। यानी किसी भी देश में 33% वन लगाना आवश्यक माना गया है, जिससे यह पर्यावरण को संतुलन प्रदान करने का काम करे। चलिए उसके बाद 6ठे नंबर की ओर आइए। क्या कह रहा है 6ठा प्रश्न, किस देश का क्षेत्रफल, ध्यान सुनिए, किस देश का क्षेत्रफल, यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है, किस देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है? ये भी आपको पढ़ाया गया है। वह कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, अपना देश भारत। चलिए 7वें प्रश्न की ओर आइए। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं? यह भी पढ़ाया गया है। बताइए कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दियारा भूमि, दियारा भूमि। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ज्वालामुखी के बैसाल्ट लावा के विघटन से कौन सी मृदा बनता है? बताइए ज्वालामुखी से कौन सा मृदा बना है? ज्वालामुखी जो हुआ उसके विस्फोट होने से जो ज्वालामुखी से लावा कण निकला, उससे कौन सी मृदा बना? ये भी पढ़ाया हुआ है। मृदा के दूसरे भाग में जाइएगा तो उसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा काली मृदा, काली मृदा। और इसी मृदा को हम क्या कहते हैं? रेगुन मृदा। इसी मृदा को हम क्या कहते हैं? कपासी मृदा। तो हम देखें कि प्रश्न जो है किसी प्रकार से पूछा जाए, उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर को, अध्याय के प्रत्येक पॉइंट को, कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करने का काम किया है, उसे समझने का काम किया है। और जब हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी चैप्टर को अच्छी पूर्वक अध्ययन करते हुए समझ लेते हैं, तो प्रश्न कैसा भी हो, किसी तरह का हो, जहाँ से भी हो, हम उसके उत्तर आसानी पूर्वक देने में योग्य बन जाते हैं, सामर्थ्य हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी प्रश्न हम देखे हैं, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप इसका उत्तर, जवाब जो है फटाफट देने का काम कर सकते हैं। इसके अलावे भी हम कई प्रश्नों को और भी इनसे निकाल सकते हैं। आप कॉपी पर पेन से लिखिए,
और बनाकर देखिए कि क्या आपसे प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न है, खादर मृदा क्या है? खादर मृदा क्या है? दूसरा प्रश्न आपका है, बांगर मृदा क्या है? यानी आपसे हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, कॉपी पर लिखिए कि बांगर मृदा क्या है। फिर हम तीसरा प्रश्न आपसे कर रहे हैं कि खादर मृदा और बांगर मृदा में 4 अंतर लिखें। फिर से क्वेश्चन है कि खादर मृदा और बांगर मृदा में 4 अंतर लिखें। फिर आपसे 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं और आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप इसको जानते हैं तो समझिए कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं। तो आपका 5वां क्वेश्चन जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। क्या होता अगर मृदा हमारे बीच से लुप्त हो जाती? क्या होता अगर मृदा हमारे बीच से लुप्त हो जाती? आप इसे बनाकर देखिए। अगर आपसे ये प्रश्न बनते हैं तो आप पूर्ण विश्वास कर लीजिए कि यह चैप्टर आपका अपना हो गया है। हर बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न उठाएगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वह शॉर्ट हो, चाहे वह लॉन्ग हो, आप 100% उसे सॉल्व कर कर उसका उत्तर लिखकर आप वापस घर आएंगे। इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं स्पीच के साथ हम इस चैप्टर को यहीं द एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।